Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 1. Unit 1 is from Block 2 MPC 004, that is MEPC first year students. This video is for you guys. I have already made one video from this unit whose link you would get in the description section. This is the second video where we are going to talk about conformity. Conformity area of social influence के सबसेक्शन में आने वाला टॉपिक है. आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन फर्दर 2 more वीडियोस. हमने अभी तक सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में किया कि कैसे सोशली हम इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से, और बहुत सारी थ्योरीज भी करी थी. आज हम बात करेंगे एरियाज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं, यानी हम कैसे समाज में लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं और क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है. पहला है कन्फर्मिटी. कन्फर्मिटी का क्या मतलब होता है? कन्फर्मिटी का मतलब होता है जब हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं दूसरों की तरह. या हमारी फीलिंग भी हो सकती है, हमारा थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, हमारी एक्टिविटी भी हो सकती है. ये सब कन्फर्मिटी के अंदर आता है. तो जब कोई चेंज हो जाता है बिहेवियर वाइज या थॉट वाइज या फीलिंग वाइज दूसरों की तरह, सो हम और उसके पीछे रीज़न यही होता है कि दैट पर्सन वांट्स कि उसको वहाँ से एडमायरेशन मिले, उसको वहाँ से एक्सेप्टेंस मिले दूसरों से, और एक तरह से वो अप्रूवल लेना चाहता है उनकी, जिनसे वो कंप्लायंस करना चाहता है या कंफर्म करना चाहता है जिनके बिलीव्स को, या उनकी फ्रेंडशिप के लिए ऐसा करते हैं. उनकी सेल्फ एस्टीम की नीड भी हो सकती है, बिलोंगिंगनेस की नीड भी हो सकती है, जिस वजह से हम कंफर्म करते हैं दूसरों की थॉट या बिलीफ को. नाउ कंफर्मिटी के डिटेल में अगर हम जाएं तो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल्स का जो एटीट्यूड, बिलीफ या बिहेवियर वो उस तरह से हो जाता है जैसे दूसरे ग्रुप, चाहे वो छोटा ग्रुप है या फिर कोई सोसाइटी है एज अ होल, वो उसको अपने जैसा माने. यानी सोसाइटी में चलने वाले रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, ये कंफर्मिटी के अंदर आता है. सो ये अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं, या डायरेक्ट या ओवर्ट सोशल प्रेशर भी हो सकता है जिस वजह से हम कंफर्म करते हैं इस चीज़ को. हो सकता है कि हमारा समाज हमारे ऊपर प्रेशर डालता हो कि हम आपको ऐसा करना चाहिए और इस वजह से आप वैसा करते हैं, तो ये कंफर्मिटी के अंदर आता है. किसी ग्रुप, और कभी कभी हम जब कंफर्म करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप के लोग वहाँ प्रेजेंट हो जिनकी हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं. हम उनके एब्सेंस में भी करते हैं. मतलब ये हमारे अनकॉन्शियस में बैठ गया होता है कि हमें वैसा करना है. हमारी किसी इंसान या सोसाइटी का उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है. जैसे कि एक छोटा सा इन्होंने एग्जांपल दिया है, जब हम किस तरह से हमें बैठ के खाना है, किस तरह से हमें टेलीविज़न बैठ के देखनी है, ये सारे कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं जो हम जनरली फॉलो करते हैं, चाहे सोसाइटी का कोई मेंबर हमारे आसपास हो या ना हो, बट हमारा एक तरीका सलीका बन जाता है जिसे हम हमेशा फॉलो करते हैं. ये हम क्यों करते हैं ऐसा, हमें क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं. पहला है सेंस ऑफ सिक्योरिटी. हमें ऐसा लगता है, हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उनकी बातें मान रहे हैं, हम उनके जैसा कर रहे हैं, तो हम सेफ लोगों के बीच में, हम ऐसे लोगों के बीच में जो हम अगर उनकी बात मान रहे हैं तो वो हमें भी फेवर करेंगे. इस तरह की एक थॉट बैठ जाता है हमारे अंदर. और ख़ास तौर से हम किन से सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हैं ग्रुप के अंदर? उन लोगों से जो हमारी एज के हैं. आपने अक्सर देखा होगा छोटे में बच्चों को ये बोला जाता है कि अरे देखो वो तुम्हारी एज का होके ऐसे करता है, तुम क्यों नहीं करते हो? तो ये क्या है, हम वैसा क्यों करना चाहते हैं जैसा दूसरा कर रहा है? क्योंकि हम कंफर्म करना चाहते हैं. तो सिमिलर एज, सिमिलर कल्चर, सिमिलर रिलीजन या सिमिलर एजुकेशनल स्टेटस के जो लोग हैं, जो जैसा कर रहे होते हैं, हम उन्हीं की तरह कंफर्म करने की कोशिश करते हैं. अगर हम कोई इंसान ऐसा है, मान लीजिए कई लोग होते हैं जो वैसा नहीं करना चाहते जैसा उसकी एज ग्रुप के लोग करते हैं, तो अगर कोई इंसान नहीं करना चाह रहा ऐसा, तो उसको खतरा किस चीज़ का होता है? यानी सब दूसरों से अलग हट के क्यों नहीं सोच सकते?
वो इसीलिए नहीं सोच सकते क्योंकि उनको रिस्क होता है कि सोशल रिजेक्शन मिलेगा, हो सकता है सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट ही ना करे। कभी कभी वो इसीलिए भी ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं उन्हें बुली ना किया जाए, या उनका जो पीयर ग्रुप है वो उन्हें क्रिटिसाइज ना करे इस चीज़ के लिए कि क्या तुम तो ऐसे हो ही नहीं, हमारे जैसे ही नहीं हो, तुम तो अलग हो, हटके हो, हमें नहीं ऐसा चाहिए हमारे ग्रुप में। तो उनको एक आइसोलेशन में ना जाना पड़े, इस वजह से लोग कन्फर्म करते हैं। एडोलेसेंस और यूथ कल्चर में ये चीज़ देखा गया है कि कन्फर्मिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हर एक एज ग्रुप में ऐसी देखी गई है, सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस एंड यूथ कल्चर में देखा गया है। सो पीयर प्रेशर भी एक और फैक्टर है जो ऐसा करता है। ये पीयर प्रेशर जो है एक निगेटिव ट्रेट है बेसिकली, जिसमें हम गलत संगत में पढ़ के गलत हरकतें कर, लाइक एडोलेसेंस में आजकल क्या होता है, स्मोकिंग का ट्रेंड है, ड्रग्स लेने का ट्रेंड है। सो ये दिस इज निगेटिव ट्रेट, बट क्योंकि उस ग्रुप से बिलोंग करना चाहते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं, वो इन एक्टिविटीज़ में ऑटोमेटिकली फंस जाते हैं। तो ये रॉन्ग वे में कन्फर्मिटी है। कन्फर्मिटी दोनों तरीके की हो सकती है, इसका गुड इफेक्ट भी होता है, बैड इफेक्ट भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लाइक अगर हम ड्राइव करते हैं तो एक करेक्ट साइड होता है रोड का जिस साइड हम ड्राइव करना चाहिए हमें। इसका मतलब ये है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, एक्सीडेंट से हम बचेंगे अगर हम ऐसा करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, गुड इफेक्ट है कन्फर्मिटी का। ये कन्फर्मिटी जो है बहुत सारी चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि सोशल नॉर्म्स को बनाना और सोशल नॉर्म्स को मेंटेन करना, उसको इन्फ्लुएंस करती है कन्फर्मिटी। क्योंकि जब सब एक दूसरे की बात मान के चीज़ करेंगे तो वो एक नॉर्म बन जाता है। ग्रुप में बहुत सारे लोग एक जैसी चीज़ें करेंगे तो वो नॉर्म बन जाएगा और मेंटेन भी होगा क्योंकि सब लोग कन्फर्म कर रहे हैं उस चीज़ को। सोसाइटी एक तरीके से स्मूथली फंक्शन कर सकती है अगर कन्फर्मिटी होती है लोगों के बीच में, और हमारी एक्टिविटीज़ प्रेडिक्टेबल भी होती है, हमें पता होता है। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और आप रेंडमली कोई भी कहीं पे भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी, तो शायद हमें समझ में भी नहीं आएगा कि अगले कौन से सेकंड में हम किसी से टकरा जाएं। लेकिन अगर वही रोड रूल नॉर्मली बनाए जाएं कि लेफ्ट साइड कौन जाएगा, राइट साइड कौन जाएगा, सो ये इस चीज़ को कंफर्म करने से एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। सो कंफर्मिटी जो है एक ग्रुप फिनोमेना है, ये अकेला सिंगल पर्सन का नहीं होता, ये ग्रुप का होता है, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स है ग्रुप की साइज क्या है, देन ग्रुप में कोहेशन कितना है, यानी ग्रुप में अटैचमेंट कितना है, अनएनिमिटी कितनी है, स्टेटस क्या है ग्रुप का, और ग्रुप में प्रायर कमिटमेंट क्या है, पब्लिक ओपिनियन पे भी डिपेंड करता है। ये किस लेवल का कंफर्मिटी लोगों के बीच में दिखाई देगा, वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर है जिस पे कंफर्मिटी डिपेंड करेगी? कंफर्मिटी का लेवल, साइज ऑफ द ग्रुप, अनएनिमिटी, कोहेशन, स्टेटस, प्रायर कमिटमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन। ऐसा एरनसन एटेल 2007 में बताया गया। नाउ एश्च एक्सपेरिमेंट ऑन कंफर्मिटी। एश्च ने 1951 में एक एक्सपेरिमेंट किया, सोलोमन ई एश्च। इन्होंने क्या किया, कुछ 7 से लेके 9 कॉलेज स्टूडेंट्स लिए टेस्ट में, और इस टेस्ट का नाम था टेस्ट ऑफ परसेप्चुअल जजमेंट, जिसमें इन्होंने क्या किया, 2 कार्ड लिए, एक में स्टैंडर्ड लाइन ड्रॉ की गई और दूसरे कार्ड में 3 लाइनें ड्रॉ की गई, 1 2 3 उनका नंबर डाल दिया गया। और ये जो पेयर था ये उन स्टूडेंट्स को दिखाया गया 1 बाय 1, और उन्हें ये बोला आपको ये बताना है कि जिस कार्ड में 3 लाइनें हैं उनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो स्टैंडर्ड लाइन यानी दूसरे कार्ड में बनी हुई स्टैंडर्ड लाइन से मैच करती है। यानी ये एक कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो पहले कार्ड में स्टैंडर्ड लाइन बनी है इसकी बराबरी की, इसकी लेंथ की, इन तीनों में से कौन सी लाइन है ये आपको बताना है। ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस उन सब्जेक्ट्स को दिया जो कॉलेज के स्टूडेंट थे। सो टास्क क्या था? टास्क यही था कि उसके सेम लेंथ की लाइन को ढूंढो 1 2 3 में से कौन सी है। जो ऑब्वियसली एक लाइन जरूर उसके बराबर की थी, हमें पता है, लेकिन
कितनी लाइनें कैसे कंपैरिजन कैसे होगा, 18 कंपैरिजन्स ओवरऑल होंगे, क्योंकि 2 लाइनों को आप कंपेयर करेंगे तो तीसरा का तो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन निकल आएगा। तो ऐसे करके अगर 9 लोग हैं तो 2 बार तो उन्हें कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, तो टोटल कंपैरिजन जो है वो 18 हो जाएंगे। सो इस हिसाब से 18 कंपैरिजन्स थे, क्योंकि ये बहुत कम कम थे, कम कंपैरिजन थे, तो उन्होंने ये बोला कि सब लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, 9 पार्टिसिपेंट्स थे, वो लोग सामने आएंगे और जोर से अपना जजमेंट को अनाउंस करेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उन्होंने एक काम किया। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने ये काम किया कि जो 9 लोग थे, 9 में से 8 लोग कन्फिडरेट्स थे। कन्फिडरेट्स एक्सपेरिमेंटर के कन्फिडरेट्स थे, मतलब कि एक्सपेरिमेंटर से मिले हुए थे। एक्सपेरिमेंटर जो बोलेगा वही वो करेंगे। 9 में से 8 लोग। अब जब एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि जो जेन्युइन सब्जेक्ट है उसको सबसे लास्ट में बुलाया जाएगा ग्रुप में। जब सब सारे के सारे 8 लोग बोल चुकेंगे, तब वो जेन्युइन वाला जो मिला हुआ नहीं है एक्सपेरिमेंटर से, उसको सबसे लास्ट में बुलाया जाएगा। एक्सपेरिमेंट जब हुआ और उनको बोला कि भाई आप अपने अपने आंसर बताओ, तो जितने वो 8 के 8 थे उन्होंने बड़े रिडिकुलस आंसर्स दिए, अपने जजमेंट्स ऐसे दिए जो नियर टू इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता। दिख के पता चल रहा था कि जो वो बोल रहे हैं, मान लीजिए नंबर 3 लाइन को बोल रहे हैं, नंबर 3 लाइन को बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड लाइन से मैच करती है, साफ साफ दिख रहा था कि वो नहीं मैच करती। स्टिल वो लोग गलत बोलने लगे, अपना गलत आंसर्स देने लगे। 12 में से 18 बारी ये जोर जोर से उन्होंने ऐसा बोला। 18 बार जो ट्रायल हुए, तो 18 में से 12 ट्रायल्स में जोर ऊंची आवाज में बोला गया कि 4.5 इंच लाइन जो है वो इक्वल है 3 इंच स्टैंडर्ड लाइन से। सो जो जो लोग थे जो करेक्ट लाइन पिक कर सकते थे 99% टाइम्स, उन्होंने अपना जजमेंट रॉन्ग कर दिया। वो ऐसे स्टेटमेंट के साथ गए जो ऑलरेडी गलत था। 75 टाइम्स ऐसा हुआ कि उन्होंने गलत आंसर दिया, और जो गलत आंसर बता रहे थे उन्हीं के साथ चले गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वो जो 8 के 8 लोग थे जो गलत आंसर बता रहे थे, गलत डिसीजंस दे रहे थे अपने, वो क्यों ऐसा कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। सो सब्जेक्ट्स ने क्या क्या हमें रीजंस बताया। उन्होंने रीजंस ये बताया कि मे बी जो लोग ऐसा बोल रहे थे वो शायद विड्थ देख रहे थे, लेंथ नहीं देख रहे थे, हम गलत समझे। दूसरा उन्होंने रीजन ये बताया, हो सकता है ऑप्टिकल इल्यूजन, हमें धोखा हो गया, हमें दिख रहा था वो जो था नहीं। और तीसरा उन्होंने ये बोला कि अगर 9 लोगों में से 8 लोग एक ही चॉइस करते हैं, तो हो सकता है कि हमने इंस्ट्रक्शंस जब दे रहे थे, इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने वो चीज़ नहीं समझ पाए, इस वजह से उनको लगा कि इतने सारे लोग अगर गलत आंसर दे रहे हैं तो ज़रूर वही सही आंसर होगा, हमको लग रहा है ये गलत है। सो इस तरह से उन्होंने रीजनिंग दी। इसको बोलते हैं कन्फर्मिटी इफेक्ट, यानी अगर पूरा एक ग्रुप मिलके झूठ बोलेगा या गलत बोलेगा, तो जो लोग सही भी जानते होंगे आंसर, वो भी उस गलत ग्रुप के साथ हो जाएंगे, ऑल बिकॉज ऑफ कन्फर्मिटी इफेक्ट। उनको ये लगेगा कि शायद उन्हीं से गलती हुई है, उन्हीं ने कुछ गलत समझा होगा। सो जो कन्फिडरेट थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि 11 इंच लाइन वो इक्विवेलेंट है 4 इंच स्टैंडर्ड से। जो छोटा ग्रुप था, इवन ये कन्फर्मिटी इफेक्ट आप 3 लोगों के बीच में भी देख सकते हैं। अगर 3 लोगों में से 2 लोग झूठ या गलत आंसर देते हैं, तो वो तीसरा भी कन्फर्मिटी इफेक्ट की वजह से मारा जाएगा, और वो भी यही बोलेगा कि हाँ ये दोनों बोल रहे हैं तो यही बात सही होगी। एक और एश्च ने बताया, इसको बोलते हैं स्टबर्न इंडिपेंडेंस। स्टबर्न इंडिपेंडेंस के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया स्टबर्न इंडिपेंडेंस के बारे में कि क्वार्टर मतलब 1/4 जितने भी लोग हैं, उनमें से 1/4 लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखते हैं, जिनके ऊपर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, और जो वो सोचते हैं वो उस पर कायम रहते हैं, अड़े रहते हैं, और अपना जजमेंट किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करते। ऐसे लोगों को हम स्टबर्न इंडिपेंडेंस कैटेगरी में डालते हैं। उन्होंने स्टबर्न इंडिपेंडेंस दिखाई है, इस तरह से बोलते हैं।
और उनसे पूछा जाता है क्यों आप इतने अड़े हुए कैसे हैं, क्यों? तो उनके कहने का मतलब, वो लोग ये कहते हैं, स्टबर्न इंडिपेंडेंस वाले लोग, कि उनको कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि उन्हें दूसरों को फॉलो करना चाहिए, दूसरों के साथ देने में फ़ायदा है या समझदारी है। वो हम उनकी आदत है अलग रहने की, अलग दिखने की, अलग करने की, एंड दे आर फाइन विथ वट एवर देयर ओपिनियन इज। उनको किसी अपने ओपिनियन से कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज़ वाई वो स्टबर्न इंडिपेंडेंस दिखाते हैं। नाउ एक और थर्ड कैटेगरी थी, इफेक्ट ऑफ हैविंग डिसेंटर इन द ग्रुप। ये भी एश ने बताया। ये थर्ड कैटेगरी के लोग क्या थे? इन्होंने ये बताया कि अगर 7 कन्फिडरेट में से एक, मान लो ग्रुप से डिसएग्री हो जाता है, मतलब वो जो 7 के 7 लोग मिले हुए थे एक्सपेरिमेंटर से, उनमें से एक बाहर निकल के बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपना आंसर बदलना चाहता हूँ और मैं हटना चाहता हूँ इस चीज़ से, और मैं अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली दूंगा। ऐसा करने से बहुत सारे जो कन्फर्मिटी इफेक्ट वाले लोग थे, मतलब जिन्होंने बस झुंड को देख के हाँ बोल दिया था बिना सोचे समझे, उनमें से बहुत सारे लोग बिदक के इसके साथ देना शुरू हो जाएंगे जो अलग होके बंदा भागा है। सपोज 10 लोग थे, ये जो ए बंदा है वो अब एक्सपेरिमेंटर का साथ नहीं देता और ए बंदा जाके अलग बोलने लगता है कि मेरा आंसर अब ये है। सो वो जो ग्रुप था उसमें और लोग जो आए थे दूसरे इकट्ठे होकर बोल रहे थे, कन्फर्मिटी इफेक्ट दिखा रहे थे कि हाँ हम भी इसी ग्रुप के साथ हैं और ये ग्रुप सही बोल रहा है करके। वो जो दूसरा ग्रुप आया था जो एक्सपेरिमेंटर के साथ नहीं था लेकिन कन्फर्मिटी इफेक्ट शो कर रहा था, उसके कुछ बंदे निकल के ए के साथ आ जाएंगे और बोलेंगे हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है। और अगर थोड़ी देर बाद डिसेंटर जो है, डिसेंटर मतलब जो ए है, ए जो भाग गया था निकल के, वो अगर वापस आके बोलता है नहीं नहीं अब मैं फिर से इसी ग्रुप के साथ हूँ, सो बहुत सारे उससे भी ज़्यादा रेट कन्फर्मिटी वालों का बढ़ जाएगा, मतलब उससे भी ज़्यादा लोग दोबारा उस ग्रुप में आके मिल जाएंगे कन्फिडरेट्स के साथ। सो ये पब्लिक नेचर होता है जजमेंट का, और इसका इफेक्ट बहुत देखा गया है। ये प्राइवेट, अगर हमने इनको एक और चीज़ ने बताया कि जजमेंट का एक और तरीका है जिससे हम सही चीज़ें उगलवा सकते हैं। वो कैसा है कि अगर हम सबको ये बोलें कि आपका जो भी रेस्पॉन्स होगा आपको प्राइवेट में देना है, छुप के देना है, आपके रेस्पॉन्स पे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा आपने क्या आंसर दिया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फर्मिटी इफेक्ट से बाहर आ जाते हैं, मतलब कन्फर्मिटी इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इंस्टेड ऑफ ओरल रेस्पॉन्सेज, यानी ओरली अगर आप दूसरों के आंसर सुन के बात करते हैं, जवाब देते हैं, तो आप कन्फर्मिटी इफेक्ट के शिकार हो जाते हैं और कभी कभी आप गलत आंसर भी दे देते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेटली आंसर देते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो कन्फर्मिटी इफेक्ट से बाहर होता है। नाउ फैक्टर्स फाउंड टू इंक्रीज कन्फर्मिटी के बारे में करेंगे। मैं आपको बता दूं एक बार, जहाँ पे भी आप पिंक हाईलाइट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियसली भी एग्जाम में आ चुका है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कन्फर्मिटी बढ़ा देता है? नंबर 1 है अट्रैक्टिवनेस ऑफ अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। जो मेंबर्स, आप अगर उस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनमें अट्रैक्शन है आपस में, तो वो ज़्यादा उनकी तरफ होंगे। अट्रैक्टिवनेस किसी भी सेंस में हो सकती है, इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हो सकता है, कुछ भी। आप किसी वजह से अगर उस ग्रुप के मेंबर्स से अट्रैक्टेड हैं तो आप उनको कंफर्म करेंगे। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी ऑफ द टास्क। अगर टास्क बहुत डिफिकल्ट है जिसको आप जज नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप कंफर्म करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझसे नहीं बन रहा, दूसरे वाले ने तो सही बताया होगा, तो चलो इन्हीं की हाँ में हाँ मिला दो। थर्ड है ग्रुप कोहेसिवनेस। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंसीज है आपकी आपस में, तो फिर आप कंफर्म करेंगे, आप दोस्ती की वजह से ऐसा करेंगे। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ स्टडी किए और उसमें इन्होंने कुछ चीज़ें भी पता लगाई। जैसे एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था साइकोलॉजी में, जिसमें जो इंस्ट्रक्टर है उसने एश की स्टडी को डिस्क्राइब किया और कुछ पिक्चर, एक्सपेरिमेंटल स्टिमुली की कुछ पिक्चर्स दिखाई। बीच में उसको अचानक से एक बच्चा रोकता है और बोलता है सर लाइन ए, मतलब फर्स्ट लाइन जो है, जो लंबी वाली थी एक्चुअली स्टैंडर्ड लाइन से, वो करेक्ट है आंसर। ऑब्वियसली क्योंकि वो लंबी वाली लाइन स्टैंडर्ड लाइन से लंबी है,
और करेक्ट नहीं है, तो बाकी के बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं, जोर जोर से हंसना शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर। उनको लगता है कि मस्ती मार रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही जो स्टूडेंट जिसने बोला कि ए लाइन लंबी है, ए लाइन ही स्टैंडर्ड लाइन के बराबर है, वो हंसता नहीं है और बोलता है इसमें हंस दूसरे बच्चे जो हंस रहे होते हैं उनको बोलता है क्लासरूम के कि आप हंसने की क्या बात है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि ये लाइन सही है और आपको आप क्यों हंस रहे हो, लाइन ए जो है वो स्टैंडर्ड लाइन से के ही इक्वल है। सो जब वो इस तरह से बात करता है, बड़ी सिंसियरिटी से बोलता है, तो बहुत सारे बच्चों के बीच में डिस्कम्फर्ट फैल जाता है। जो क्लास के बाकी बच्चे होते हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है और उनको डाउट होता है कि इस बंदे का मेंटल और परसेप्चुअल कॉम्पिटेंस थोड़ा कम वम है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या इसके दिमाग में। सो ये जो रेस्पॉन्स जो एश ने डिसेंटर्स के बारे में बताया है, ऐसे लोग डिसेंटर कहलाए जाते हैं जो गलत जवाब देते हैं, गलत करके बोल के गुमराह करते हैं लोगों को। तो डिसेंटर्स की रिस्क, ये रिस्क फैक्टर है, मतलब डिसेंटर वो लोग हैं जो अपने आप को रिस्क करते हैं। और इस वजह से, क्योंकि डिसेंटर होने से लोग आपको कुछ गलत जज करेंगे, इस वजह से भी लोग बचते हैं और कंफर्मिटी की तरफ, कंफर्मिटी इफेक्ट शो करते हैं। इन्होंने ऐसा बताने की कोशिश करी है। एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इन्होंने बताया है जो NBC न्यूज़ के बारे में है। सो पहले ये कहा गया कि जो एश ने कंफर्मिटी इफेक्ट बताया था, ये 1950s में बताया था। उस टाइम पे ये ट्रेंड बहुत था कि लोग कंफर्म करते थे एक दूसरे को इंडिविजुअलिटी को एलिमिनेट करने के चक्कर में। सो ये एक्सपेरिमेंट 1997 में एक बार किया गया जो एंथनी प्रेटकेनस ने किया। एश एक्सपेरिमेंट का ही रेप्लिकेशन था ये। NCB न्यूज़ जो है उनके ये सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। हिडन और किसके सामने किया, एक हिडन कैमरा के सामने किया। इसमें क्या किया, और ये उन्होंने ये भी प्रूव किया कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने एश का किया हिडन कैमरे के सामने, वो वर्क इस टाइम भी करता था। और जो परसेंटेज ऑफ कन्फर्मिस्ट उसमें निकले वो वैसे ही थे जितने एश ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताए थे। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिखाई देते हैं या रिबेलियस होते हैं बाहर से, हम जिसको बोलते हैं अरे इसकी तो अपनी इंडिपेंडेंट थॉट है, ये तो बहुत क्रिएटिव है, ये तो अलग से सोचता है, दुनिया जैसा आम इंसानों जैसा नहीं सोचता, वो भी इनकरेक्ट जजमेंट के साथ चले गए। मतलब कि ये लोग भी जो अपने आप को रिबेलियस या क्रिएटिव दिखाते हैं, अपने आप को हटके दिखाते हैं, वो भी इनकरेक्ट जजमेंट के साथ गए। मतलब कि कंफर्मिटी को उन्होंने शो किया। और उन्होंने इसीलिए ऐसा किया, उनसे जब पूछा कि भैया तुम तो क्रिएटिव थे, तुम तो रिबेलियस थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला क्योंकि हम फुलिश नहीं दिखना चाहते थे, इसीलिए हम ग्रुप में घुस गए। अब कंफर्मिटी जो होती है ये दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कंफर्मिटी और दूसरे को बोलते हैं नॉर्मेटिव कंफर्मिटी। इंफॉर्मेशनल कंफर्मिटी को एक और नाम से जानते हैं इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, और जो नॉर्मेटिव कंफर्मिटी है उसको हम नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस कब होता है? अब इसका मतलब ये है जब कोई इंसान अपने उस ग्रुप के मेंबर्स की तरफ टर्न होता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, तो इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस माना जाता है। जो पर्सन है वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेना, तीन सिचुएशन में ऐसी इंफॉर्मेशन लेना पसंद करता है। क्या है, इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। जब एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक मेंबर जब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स की तरफ मुड़ जाता है या अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेता है, तो हम बोलते हैं इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, यानी वो अपने ग्रुप से ही इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये तीन सिचुएशन में होती है। पहली, जब कोई भी सिचुएशन बहुत एम्बिगुअस है, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, जिसका क्लियर कट आंसर नहीं पता चल रहा, तो लोग बड़े अनसर्टेन होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो वो मोस्ट लाइकली दूसरे लोगों से के आंसर्स पे
रिलाई करना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों से आंसर्स लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इमीडिएट कोई क्राइसिस आ गया और इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है डरने के बजाय, तो जो दूसरे लोगों की तरफ देखा जाएगा हेल्प के लिए, सो दैट उसको डर ना लगे। डर से बचने के लिए वो दूसरों लोगों से हेल्प मांगेगा। और लेकिन एक बात है कि हमेशा तो सामने वाला राइट नहीं हो सकता ना। हो सकता है किसी कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है जिसको बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। सो इसीलिए लेकिन फिर भी है, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो लोग नॉलेजेबल होते हैं वो वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, एज अ रिसोर्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और हमेशा लोग जो होते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ ही मुड़ते हैं अपनी हेल्प लेने के लिए, है ना। कि जैसे कि केबीसी में होता है एक्सपर्ट एडवाइस, वो एक्सपर्ट कौन होता है? वो पर्सन को हम एक्सपर्ट बनाते हैं जिसको बहुत सारा ज़्यादा नॉलेज है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि इन्फॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस मतलब हम इन्फ्लुएंस उन लोगों से ज़्यादा होते हैं या उनकी बात ज़्यादा मानते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, जिनमें ज्ञान होता है, जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि मिस्टेक की चांसेस बहुत कम होती है। लेकिन उस चांस को पक्का लेके चलना चाहिए कि इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल लोगों से भी गलती हो सकती है, इसीलिए हमें केयरफुल भी रहना चाहिए। इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस ये एक और चीज़ करता है। क्या करता है? ये करता है प्राइवेट एक्सेप्टेंस या इंटरनलाइजेशन करता है, जहाँ पे जो पर्सन है वो उस इंफॉर्मेशन, जो उसको इंफॉर्मेशन दी गई है, वो उसको सही मानने लगता है। एक मुजाफिर शेरिफ ऑटोकाइनेटिक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि इंफॉर्मेशन और सोशल इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है। सो इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो भी इंटरेस्टेड ये जानना चाहते थे कि लोग अपने ओपिनियंस को कैसे बताते हैं, ग्रुप के ओपिनियन के साथ इनलाइन कैसे करते हैं। मतलब ग्रुप ने जो बोला उनका जो ओपिनियन है वैसा लोगों, जो बहुत सारे लोग हैं, वो कैसे उस ग्रुप के ही थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक डार्क रूम में कुछ पार्टिसिपेंट्स को रख दिया और उन्हें बोला कि एक डॉट है, लाइट की एक डॉट दिख रही है, उसको आपको घूरना है, जो आपसे 15 फीट दूरी पर है वो डॉट। अब आपको उनसे ये बोला गया कि आपको बस ये एस्टिमेट करना है कि वो जो डॉट है वो कितना घूमी है, इधर उधर कितना मूव हुई है, इस पे आपको ध्यान रखना है। इसमें ट्रिक ये थी कि डॉट तो मूव कर ही नहीं रही थी, डॉट में कोई मूवमेंट आया ही नहीं, लेकिन विजुअल इल्यूजन, जिसको ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट कहते हैं, वो जरूर हुआ। सो इसमें क्या हुआ, हर एक पर्सन ने ये परसीव किया कि वो डॉट मूव किया और अलग अलग अमाउंट्स में मूव किया। सो कुछ टाइम के बाद एस्टिमेट ऐसा लगाया गया कि ये लोग सारे के सारे एक दूसरे को कंफर्म कर रहे थे। जब किसी ने, एक ने बोल दिया कि हाँ मैंने डॉट को मूव होते हुए देखा, इतना मूव हुआ, तो बाकी लोगों ने भी अपने परसेप्शन उसी के अकॉर्डिंगली बना दिए। एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रियलिस्टिक सिचुएशन में। इसमें इन्होंने क्या किया कि कुछ आई विटनेस थे, उनको उनको आइडेंटिफिकेशन टास्क दिया गया। आइडेंटिफिकेशन मतलब मान लो कोई चोर है, चोर को पहचानना है, वो वाला वैसा। सो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये बोला गया कि जो सस्पेक्ट है उसको एक के बाद एक दिखाया जाएगा, एंड उसके बाद फिर सारे के सारे सस्पेक्ट्स को हम लाइन पे खड़ा कर देंगे और आपको फिर पहचानना है। सस्पेक्ट को उन्होंने अकेले में दिखा दिया एंड देन उसको बोला कि लाइन में डाल, हम सारे सस्पेक्ट्स को खड़ा कर रहे हैं, आपको पहचानना है वो कौन सा था जिसको आपने पहले देखा था। सो उनको बस एक ही सेकंड दिया था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि एक सेकंड में देख के आप कैसे पहचानोगे। सो एक ग्रुप को ये बोला गया कि उनका जो इनपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लीगल कम्युनिटी के लिए यूज हो गई। लीगल कम्युनिटी मतलब लॉयर वगैरह यूज करेंगे इस चीज को। और जो दूसरा था उनको सिर्फ ये बोला कि हम ट्रायल के लिए तुमसे करवा रहे हैं, ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला जो ग्रुप था वो ज्यादा मोटिवेटेड था क्योंकि उसको मालूम था उनका आंसर जो है वो बहुत जरूरी है। सो राइट आंसर होना बहुत जरूरी था, तो उनकी जो टेंडेंसी थी कंफर्म करने की वो इंक्रीज हो गई। सो जो लोग ज़्यादा एक्यूरेट होना चाह रहे थे
मोस्ट एक्यूरेट जो बनना चाह रहे थे उन्होंने 51% टाइम्स कंफर्म किया, और जो दूसरा ग्रुप था उसने 35% ही कंफर्म किया। सो यही सोसाइटी में आप ट्रेंड्स से रिलेटेड फैक्ट्स भी देखते हैं कि जब भी कोई चॉइसेस की जाती है तो जब हम रफ होते हैं तो हम रेंडमली क्विकली कुछ भी इंटरनल सिग्नल्स को फॉलो करते हुए, इग्नोर करते हुए हम कुछ भी आंसर देते हैं, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमने बनाई है वो हम ऐसे ही बना लेते हैं जैसा लोगों ने कहा होता है, हम अपने इंटरनल सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा था, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या कहता है? ये तब होता है जब कोई भी इंसान कंफर्म करता है उन चीज़ों को जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किए। जो भी ग्रुप के मेंबर्स बोलेंगे उसको वो कंफर्म करता है, तो हम ये नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में डालते हैं। सो ये किस वजह से होता है? पब्लिक कंप्लायंस की वजह से होता है, या वो कहना या करना जो आप चाहे बिलीव करते हो उसमें या ना करते हो, लेकिन क्योंकि आपका ग्रुप ऐसा करता है इसलिए आप वो करते हैं। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। शेरिफ की जो स्टडी ऊपर हमने पढ़ी थी जिसमें आइडेंटिफिकेशन का था, किसी को आइडेंटिफाई करना था, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना था, वही वाला एक्सपेरिमेंट है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने इस स्टडी में एज्यूम किया कि जब उस सिचुएशन में बहुत क्लियर था, सिचुएशन बहुत क्लियर थी और कंफर्मिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है जब सिचुएशन क्लियर होती है, यानी कि उनको जो एक्सपोज किया गया था बंदों को वो 5 सेकंड के लिए किया गया, इस बार 1 सेकंड की बात नहीं थी। जो ग्रुप में लोग थे जो सीरीज ऑफ लाइंस वाली में खड़े हुए थे, जो पार्टिसिपेंट थे उनको बोला था मैच करो स्टैंडर्ड लाइन से एक लाइन को। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से एक को छोड़कर बाकी को सीक्रेटली ये बता दिया था कि उन्हें गलत आंसर देना है 18 में से 12 ट्रायल्स में। जो रिजल्ट था उसने ये बताया कि जो डिग्री ऑफ कंफर्मिटी थी वो हाई थी। 76% जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कंफर्म किया एक ट्रायल में, एटलीस्ट एक ट्रायल में उन्होंने कंफर्म किया है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो लोग ना 1/3 टाइम्स कंफर्म करते हैं जब भी कोई किसी में जब भी ऐसी बातें होती हैं। और बहुत सारे मल्टीपल मॉरल क्लेम्स बताए गए जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता था तो भी आपने ऐसा किया। इसमें उन्होंने यही बोला कि हम अपने ग्रुप की इंटीग्रिटी को ज़्यादा मेंटेन करना चाहते हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट के वेलबींग के लिए किया, एक्सपेरिमेंटर के वजह से किया, या खुद की वजह से किया, या साइंटिफिक रिसर्च की वर्थ के लिए किया। ऐसे ऐसे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस जो है ये सोशल इम्पैक्ट थ्योरी का ही फंक्शन है, जहाँ पे 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, नंबर ऑफ पीपल। ग्रुप में जैसे जैसे लोग ज़्यादा होंगे लोग हर एक इंसान का इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि ग्रुप ज़्यादा बड़ा है। अब हर एक इंसान का कितना पार्टिसिपेशन हो, मान लीजिए अगर 3 लोगों का ग्रुप है तो 1/3 पार्टिसिपेशन होगा, 10 लोग है तो 1/10 पार्टिसिपेशन होगा। तो ग्रुप जितना बड़ा होता है हर एक इंसान का इम्पैक्ट उतना ही कम होता जाता है। सेकंड जो फैक्टर है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में वो है ग्रुप स्ट्रेंथ, यानी कितने इम्पोर्टेंट है ग्रुप के जो मेंबर है, हर उस पर्सन के लिए वो ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्ट्रेंथ का मतलब है कि उस पर्सन के लिए वो ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है। वो अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो वो उस ग्रुप की हर एक डिसीजंस को ज़्यादा कंफर्मिटी देगा और ज़्यादा वैल्यू देगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस ग्रुप का इस बंदे पर ज़्यादा होगा। थर्ड फैक्टर है इमीडिएसी, मतलब ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो कितने क्लोज हैं टाइम या स्पेस को लेकर। टाइम मतलब कितना ज़्यादा टाइम आपस में स्पेंड करते हैं, स्पेस को मतलब कितने डिस्टेंस पे हैं, कितना मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं। तो एक ये मैथमेटिकल मॉडल है तीनों फैक्टर का, इमीडिएसी, स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ पीपल। अगर हमें कंफर्मिटी प्रिडिक्ट करना है तो ये
इसकी कितनी एक्यूरेसी, कितनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी होगी, वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बैरन ने कंडक्ट किया था सेकेंड आई विटनेस स्टडी के बारे में। इन्होंने क्या बताया, इस टास्क को थोड़ा इजी कर दिया गया। पहले जो था 1 सेकंड के लिए देखना था और उसके बाद फिर लाइन में खड़ा करके फिर पहचानना था और उनको कुछ कंडीशन दी थी। अब इस टास्क को थोड़ा सा इजी कर दिया गया। हर एक पार्टिसिपेंट को 5 सेकंड दिया गया कि वो स्लाइड में देखे, 1 सेकंड के बजाय 5 सेकंड देखे, और एक बार फिर से हाई और लो मोटिव्स को लेकर देखने के लिए बोला गया। और दोनों के दोनों जो रिजल्ट आए वो जस्ट उल्टे आए। लो मोटिवेशन ग्रुप ने 33% टाइम कंफर्म किया और हाई मोटिवेशन ग्रुप ने लेस देन 16% कंफर्म किया। सो इसका मतलब ये है, स्टडी ये बताती है कि अगर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, सो आंसर गलत होगा तो भी चलेगा, लेकिन सोशल डिसअप्रूवल नहीं होना चाहिए। एश ने ये भी फाउंड किया कि लेस कंफर्मिटी देखी गई है 6% ग्रुप्स में। अगर ऐसे 6% ग्रुप है जिसमें फ्रेंड्स हैं वो, सो उसमें लेस कंफर्मिटी होती है, और जो स्ट्रेंजर्स है उसमें मोर कंफर्मिटी होती है। इन्होंने ऐसा बताया है क्योंकि फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। सो कोई प्रेशर नहीं होता कि भैया हमें उन्हें खुश करने के लिए बोलना ही पड़ेगा जैसा वो बोल रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंजर्स में क्योंकि प्रेशर होता है कि पता नहीं कौन है क्या है, और अगर ये लोग हम इन्हें जानते नहीं हैं और ये लोग तो हमसे समझदार ही होंगे, ऐसा करके ना हम, अगर कोई स्ट्रेंजर कोई चीज़ डिसाइड करता है और हमें नहीं पता होता सही आंसर, तो हम उनको कन्फर्म कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर 6 दोस्तों के बीच में कन्फर्मिटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू 6 स्ट्रेंजर्स के बीच में। नाउ माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस एंड कन्फर्मिटी के बारे में बात करेंगे। जब माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस का मतलब है जब लोग ओकेशनली रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं टेंडेंसी को। जो आसपास के लोग हैं उनसे थोड़ा हटके, जो लोग कम है, क्वांटिटी में कम है, वो लोग जो अगर उनके थॉट प्रोसेस क्लियर है। माइनॉरिटी भी कभी कभी ना इन्फ्लुएंस करती है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है, वो इनका कहने का मतलब है कि अगर माइनॉरिटी ग्रुप को, जो लोग माइनॉरिटी में है, उनको क्लियर और कंसिस्टेंट केस पता है अपना, तो वो बहुत लेवल पे उनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है लोगों को कन्विंस करने की, वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर उनको नॉलेज ज़्यादा नहीं है माइनॉरिटी को, और वो कंफ्यूज्ड है हर एक चीज़ को लेकर, तो वो दूसरों को कन्विंस नहीं करा पाएंगी, तो उनका इफेक्ट कम होगा, प्रोबेबिलिटी कम होगी दूसरे के बिलीव्स को चेंज करने में। तो माइनॉरिटी मेंबर्स जो होते हैं, जो अगर वो एक्सपर्ट है और स्टेटस उनका हाई है, तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं और मोस्ट लाइकली सक्सीड हो जाते हैं। सो माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस कभी कभी कन्फर्मिटी इफेक्ट को ओवरराइड भी कर देता है, और इस वजह से अनहेल्दी ग्रुप डायनामिक्स भी हो जाती है, यानी ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। निगेटिव इमोशनल क्लाइमेट बन जाता है जो हेल्दी ग्रुप फंक्शनिंग को असर करता है। इसको अवॉइड करने के लिए एक केयरफुल सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रुप में किन लोगों को रख रहे हैं, और उनकी जो पोजीशन है उसको रीअसाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट है जेंडर एंड कन्फर्मिटी। जेंडर एंड कन्फर्मिटी लास्ट सेक्शन है आज के टॉपिक का। जेंडर, अगेन जेंडर आता है, यानी मेल्स एंड फीमेल्स की बात हो रही है। सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स के रोल वेरी कर जाते हैं। आप देखेंगे जो इंडियन कल्चर है वहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी कंफर्म करती हैं मेल के कंपैरिजन में। सोशल साइकोलॉजिस्ट एलिस एग्ले एंड लिंडा कार्ली, इन्होंने एक मेटा एनालिसिस परफॉर्म किया, 148 स्टडीज़ करी इन्फ्लुएंशियबिलिटी के ऊपर। उनको ये पता चला कि जो विमेन है वो मोर परसुएसिबल है, मतलब उनको जल्दी से परसुएड किया जा सकता है, ज़्यादा कंफर्मिंग है मैन के कंपैरिजन में। ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे सर्वेलेंस हो रहा है, सर्वेलेंस मतलब नज़र रखी जा रही है,
सो जब भी नज़र रखी जाती है तो विमेन ज़्यादा परसुएसिबल होती हैं एंड कन्फर्मेबल भी होती हैं, वो जल्दी से कन्फर्म भी कर देती हैं। लेकिन अगर सर्वेलेंस नहीं है तो विमेन कंफर्म नहीं करती, कम कंफर्म करती हैं। सिस्ट्रॉन्ग एंड मैकडेविड ने भी स्टडी करी। उन्होंने बताया कि जो फीमेल्स हैं ज़्यादा ससेप्टिबल है सोशल प्रेशर्स के एज कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल्स जल्दी से कंफर्म कर देती हैं more than 3 males out of 4 times when they were presented masculine questions। उन्हें जब masculine questions दिए गए तो more than males females ने ज़्यादा कंफर्म किया, यानी 4 times 3 out of 4 times ऐसा हुआ। ऐसे मेल्स ने कंफर्म किया more than females 2 out of 4 times जब फेमिनाइन क्वेश्चंस पूछे गए। सो ये जो ग्रुप्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंफर्मिटी के लिए। रतन एंड शॉ ने ये बताया मेन एंड विमेन जो होते हैं ये ज़्यादा कंफर्म करते हैं जब जहाँ पे दोनों के दोनों जेंडर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ के किसी एक्टिविटी पे। तो जब मेल्स फीमेल्स को साथ में रख के स्टडी की जाती है तो मेन एंड विमेन कंफर्म ज़्यादा करते हैं, और अगर इनके अलग अलग सेपरेटली की जाए तो ऐसा नहीं होता, इनका दूसरे तरीके का रिस्पॉन्स आता है और उनको अपने डिसीजंस पे भी डाउट होता है, जजमेंट्स पे भी डाउट होता है। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन करता है विमेन्स का अटेम्प्ट। इन्होंने एक और स्टडी की थी जिसमें आइडियल बॉडी वेट के ऊपर आइडियल बॉडी के बारे में बात की गई थी। तो विमेन का जो अटेम्प्ट होता है आइडियल बॉडी क्रिएट करने का वो डाइट के थ्रू करती हैं और ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलीमिया, ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, बुलीमिया एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये लेडीज़ में देखा गया है। मेन की अगर बात करें तो मेन जो हैं ये आइडियल बॉडी इमेज को डाइटिंग के थ्रू, स्टीरॉइड्स के थ्रू और वर्कआउट के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, रादर ईटिंग डिसऑर्डर्स को डेवलप करने के बजाय। सो मेन एंड विमेन दोनों ही लर्न करते हैं किस तरह की बॉडी होनी चाहिए, आइडियल बॉडी किस तरह की होनी चाहिए, और या कौन सी अट्रैक्टिव बॉडी मानी जाती है, और अपने कल्चर के थ्रू ये सीखते हैं। और इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको कंफर्मिटी अच्छे से समझ आया होगा, और एक बार सेल्फ रीडिंग इज़ मस्ट। मैंने सिर्फ एक फ्रेम दे दिया आपको पूरे सिलेबस, पूरे इसका सेक्शन का, कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे दी हैं। पढ़ना तो पड़ेगा, खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do not forget to subscribe, like and share. Take care of yourself. Bye bye.